हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज मैं आपके सामने इंग्लिश का प्रोज का सबसे लास्ट चैप्टर नंबर 10 इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई पर्ल एस बक के द्वारा जो लिखा गया है वो मैं लेकर के आया हूँ। और आज प्रोज का द एंड हो जाएगा और हम लोग पोएट्री सेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो प्रोज का लास्ट चैप्टर देख लेते हैं। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1892 में और डेथ होती है 1973 में। इन्हें नोबेल प्राइज़ मिलता है बच्चों लिटरेचर में। नोबेल प्राइज़ किसमें मिलता है? लिटरेचर में मिलता है। 1938 में मिलता है। इनके कुछ वर्क्स हैं इंपॉर्टेंट। द गॉड्स अर्थ, कम माई बेलव्ड। द गॉड्स अर्थ अलग है, कम माई बेलव्ड अलग है। ये दो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं बच्चों। ये जो है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई जो है ये लिया गया है किससे से, कहाँ से लिया गया है बच्चों? ये एक्सट्रैक्ट है। किसका एक्सट्रैक्ट है बच्चों? माई सेवरल वर्ल्ड। माई सेवरल वर्ल्ड जो इनके द्वारा लिखा गया एक आर्ट है, एक वर्क है, उससे ये टुकड़ा लिया गया इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई। आइए हम देखते हैं क्या लिखा गया। सुनिएगा। इंडिया हैड ऑलवेज बिन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ। इंडिया जो है शुरू से ही मेरे एक जीवन में एक अंग रहा है। बट आई हैड नेवर सीन इट होल एंड फॉर माई सेल्फ अंटिल नाउ। लेकिन मैंने आज तक इसे पूरी रूप से देखा नहीं है। येट द स्टोरीज दैट आवर इंडियन फैमिली डॉक्टर एंड हिज वाइफ टोल्ड मी। हाँ, हालांकि मेरे जो फैमिली डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर है मेरे फैमिली डॉक्टर जो हमेशा देखने आया करते हैं मुझे, उन्होंने मुझे भारत के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। और मैंने अपने पिताजी से ये सीखा है कि बुद्धिज़्म क्या होता है और गौतम बुद्ध के बारे में मैंने ये जाना है। मैं उस देश के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। कौन बोल रही है? पर्ल एस बक बोल रही है। द वेरी वर्ड कलर रिमाइंड्स मी दैट द वेराइटी ऑफ ह्यू दैट इज इंडियन लाइफ एज वेरियस एज आवर अमेरिकन ह्यूमन सीन in Kashmir, where the white barbarian invaders from Europe long ago penetrated India, the people are often fair. बहुत समय पहले हमारे यहाँ क्या था, भारत में क्या था कि अंग्रेज जो थे वो एंट्री किए थे और किस प्रकार से बर्बर रूप से हम मतलब भारतीय लोगों पर किस प्रकार से टूट पड़े थे और इन्हें गुलाम बनाए थे, उसके बारे में कहा जा रहा है। फिर बोलते हैं क्या कि एंड आज देखिए तो आज इंडिया जो है वो बहुत ही अद्भुत है। कहने का मतलब बहुत ही अच्छा इंडिया है। अगर अब वर्तमान में बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे के बीच में मतभेद होता रहा था पहले की ओर से, लेकिन अब वहाँ कुछ भारतीय भी रहते हैं। मेरा भी हमारे परिवार का जो डॉक्टर था वो एक भारतीय था, एक इंडियन था। और उसे हमेशा मतलब एक हर जगह जाने के लिए एक डॉक्टर की ज़रूरत इसे पड़ती ही थी। ठीक है बच्चों, आगे यू सी हाउ इंडिया हैज़ अ वे ऑफ परमिटिंग ह्यूमन लाइफ। आपने देखा है कि भारतीयों का जो मानव जीवन है वो किस प्रकार से व्यस्त हो चुका है। आजकल इंडिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो बिना मतलब के काम में ही व्यस्त रहते हैं। मतलब कोई भी फालतू काम रहे उसमें वो बिजी ही दिखेंगे, ऐसा इंडिया हो चुका है। And consider how India has managed merely by maintaining her independence and yes by producing superior individuals to influence the world in which this few short years of the freedom they have put to good use the benefits of the English they gave and left hid the knowledge of the West and pure and exquisitely enunciated English tongue of men and women educated on both sides of the globe witnessed Nehru and with him a host of men learning how to govern and the first woman the president of the General Assembly of the India and the man in charge of the President's exchange in the Korea and Indian general who won trust from all. क्या कहा जा रहा है सुनिएगा। कह रहे हैं क्या कि हमारे अगर पूरी दुनिया अगर विश्व की बात कर ले बच्चों तो नेहरू जी काफ़ी फेमस हुए थे जो भारतीय थे। और नेहरू जी ने हम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे और हमारे देश को बहुत अच्छे से संभाला था। यूनाइटेड नेशंस की जो पहली महिला थी ना बच्चों वो भी एक भारतीय थी। और एक जगह जेल है, कोरिया में एक जेल है, वहाँ का जो इंचार्ज था वो भी एक इंडियन ही था। सोचिए इंडिया कितना आगे है और इंडिया कितना आइडियल है। What did I go to India to see? मैं क्या देखने भारत आई थी? मैं ताजमहल देखने नहीं आई थी, बल्कि ना ही मैं चांदनी रात में फतेहपुर सिकरी को देखने आई थी, बल्कि मैं देखने आई थी यहाँ के लोगों को। आई वेंट इंडिया टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। मैं भारत के दो लोगों से मिलने आई थी, दो ग्रुप ऑफ पीपल से। कौन कौन? एक यंग इंटेलेक्चुअल इन द सिटीज एंड पीजेंट इन द विलेज। पहला जो युवा लोग, जो युवा जो है बौद्धिक शक्तियों वाले, जो युवा है जिनकी बुद्धि काफ़ी तेज है, जो शहरों में रहा करते हैं, मैं उनसे मिलने आई थी। और गाँव में कौन है बच्चों? किसान है, मैं किसान से मिलने आई थी। दीज आई मेट इन लिटिल रूम्स इन द सिटी इन लिटिल हाउसेज इन द विलेज एंड आई हर्ड देयर प्लान्स फॉर फ्रीडम। मैंने उनकी बात सुनी आज़ादी के लिए। ऑलरेडी द इंटेलेक्चुअल्स बिलीव्ड दैट अनदर वर्ल्ड वॉर वॉज इनिविटेबल। और सभी को यह लग रहा था कि एक और विश्व युद्ध हो सकता है। पहले विश्व युद्ध में तो हम लोग बहुत निराश हुए थे और निराशा इंग्लैंड ने क्या किया था? वचन तोड़ दिया था बच्चों। इंग्लैंड ने हमसे वादा किया था
वादा, प्रॉमिस। इंग्लैंड ने हमसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं साथ दे दूं युद्ध में, भारत अगर साथ दे देता है तो भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन इंग्लैंड ने ऐसा नहीं किया था। इंग्लैंड ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था बच्चों। इंग्लैंड ने हमें आज़ाद नहीं किया था। तो उसी की बात चल रही है। लेकिन मैं तो चीन से लौटी थी, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे सब कुछ पीछे जा रहा है। जैसे जैसे तुम आगे जाओगे, अगर विजेता देश आता है तो अपनी प्रजा से क्या कहेगा। तो भारत के जो लोग थे ना, वो बहुत बेचैन थे, आज़ादी को लेकर काफ़ी बेचैन थे। मैं इस प्रकार यकीन कर सकती हूँ कि मैं अभी चीन से लौटी थी और भारत में बुद्धिजीवी जो है वो काफ़ी बेचैन है और काफ़ी नाराज़ है, तथा मैं उनकी चमकती हुई काली आँख, अब वो क्या, अब ये लेखिका क्या कह रही हैं, पॉल लेक्सबर्ग क्या कह रही हैं कि मुझे भारतीयों की आंखों में वो सब कुछ दिखाई दे रहा था जिसे वो प्राप्त करना चाहते थे। मतलब एक ऐसा देश भारत था जहाँ लोग गुलाम हुआ करते थे, लेकिन आज भारत देश गुलाम नहीं है। The plan then was that when the Second World War broke, India would rebel immediately against England and compel her by this complication to set her free. योजना यह थी, मतलब प्लानिंग ये था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आएगा, भारत क्या करेगा, अंग्रेज़ों पे अटैक कर देगा और मजबूर कर देगा कि मुझे फ्री करिए, मुझे स्वतंत्र करिए। बट दे वुड नॉट बी फोर्स्ड एज अ डिक्लेयर दे हैड बीन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू फाइट एट इंग्लैंड्स कमांड। लेकिन हर बार की तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसे हमने इंग्लैंड का साथ दिया था युद्ध लड़ने में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इन्हें इंग्लैंड का साथ देना पड़ा था। और तब मैंने पूछा क्या कि और एंड देन यंग इंडिया सेड प्राउडली वी विल आवर सेल्फ डिसाइड वेदर ही विश टू फाइट एट इंग्लिश साइड और अगेंस्ट हर। अब मैंने ये बात ये सीख ली कि मुझे किस तरफ लड़ाई लड़नी है। मतलब मुझे भारत के लिए लड़ना है या अंग्रेज़ों के लिए लड़ना है, यह सवाल उठ गया था। What they did not reckon on when the time came was the savagery of Nazism and the aggression of Japan in Asia। जिस प्रकार से नाजी अपनी बर्बरता दिखा रहा था लोगों पर और जिस प्रकार से जापान अपना एग्रेशन दिखा रहा था, ये मुमकिन नहीं था बच्चों। और एक्सिस राज्य और इंग्लिश राज्य काफ़ी आपस में लड़ रहे थे। दे पोस्टपोन देयर प्लान्स फॉर फ्रीडम। इन लोगों ने अपना प्लान आज़ादी के लिए पोस्टपोन कर दिया। गांधी मीन वाइल डूइंग हिज वर्क विद इन हिज ओन कंट्री अंटिल द वॉर वॉज एवर। अब सुनिए ध्यान से, गांधी जी क्या कहे थे क्या कि युद्ध अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमें अहिंसा के साथ चलना है और हमें अपने देश को आज़ाद करवाना है। बच्चों, पॉल लेक्सबर्ग क्या कर रही हैं, इस कहानी में भारत के इतिहास को जगा रही हैं। भारत के इतिहास के बारे में उन्हें जानना है और इसलिए वैसा बोल रही हैं। आप लोग बोर मत होइएगा, बस थोड़ा सा और है बच्चों, ध्यान सुनना। चर्चिल्स जो थे, विंस्टन चर्चिल्स, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा खून खराबे की भविष्यवाणी की थी कि ऐसा भविष्य में होगा, एक खून खराबा जरूर होगा। और उनकी बात उठाकर, उनकी बात मान करके, और पहले बहुत सारे लोगों को खून बहे, बहुत ज़्यादा विजय हुई, कोई हारा कोई जीता, कई सैनिकों की जान गई थी। The real indictment against colonialism, however, was to be found in the village of India. There was wrought at the top too in the thousands of young intellectuals trained in English schools for jobs that did not exist except in the limited civil service. The towns and cities were frothing with unhappy young men, cultured and well-educated, who could find no jobs and were not allowed by the old superstructure of empire to create them. But the real proof of evil, I say again, was in the miserable villages. क्या कह रहे सुनिएगा। हम मानते हैं बहुत सारी गलतियां हुई भारत से, लेकिन आज भी भारत की संस्कृति जो है वो गाँवों में बसती है और यहीं से सभी युवक निकल करके आ रहे हैं। और जिस प्रकार से रशिया के जो किसान हैं, चीन के जो किसान होते हैं वो काफ़ी धनवान माने जाते हैं, लेकिन हाँ, चीन में भी गरीबी थी, भारत में भी गरीबी थी, लेकिन भारत के लोग काफ़ी खुश दिखाई पड़ते थे। यहाँ के लोग, भारत के गांव के लोग जो थे वो काफ़ी पतले थे, किसी की बड़ी तोंद थी, किसी की बड़ी बड़ी आँखें थी, कोई छोटे बच्चे थे जिनके मन में काफ़ी गहरी चोट पहुँची थी। तो यहाँ पे बच्चों इस वाले यहाँ तक की कहानी में ये पता चलता है कि भारत किस प्रकार से अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा था, उसके बारे में हम जानते हैं। और भारत को किस प्रकार से और आगे निकलना है, मतलब आगे निकलना है, दैट मीन्स उसे कि किस प्रकार से और भविष्य में टेक्नोलॉजी के आ जाने से भारत को कैसे आगे बढ़ना है, उसके बारे में बातचीत की जा रही है। It seemed to me as I lived with Indian friends new and old that all the ills of India could easily have been mended if there had been a government who proposed first of all to benefit the people rather than हाँ, कह रही है क्या कि अगर मैं यहाँ रहती तो भारत सरकार ऐसी होनी चाहिए थी कि भारत सरकार को ये चाहिए था कि जो लोग यहाँ पहले चाहते हैं, पहले यहाँ के लोगों की बात मानी जाए, यहाँ के लोगों का सबसे पहले डिमांड पूरा किया जाए, तब जाके बात बनेगी। हाँ,
और कह रही है क्या कि यहाँ पे जो किसान है, किसानों की बात माननी चाहिए और किसानों को सबसे पहले वो आप सब कुछ दीजिए जो एक किसान चाहता है, तभी जाकर के आपका देश आगे बढ़ेगा। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट among the many impressions of the people of India absorbed while I lived among them and still clear in my mind is their reverence for great men and women. Leadership in India can only be continued by those whom the followers consider to be good, that is capable of renunciation, therefore not self-seeking. क्या रखा, अगर मैं पीछे मुड़ करके देखती हूँ तो मैं यह समझती हूँ कि भारत के जो लोग थे उनमें बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी, मतलब वो लोग काफ़ी स्पेशल थे। और एक बात जो मैंने गौर की उन लोगों के बीच रह करके कि यहाँ पे चाहे वो पुरुष हो या महिलाओं हो, सबके मन में एक ही प्रकार का भाव है और भारत में नेतागिरी खूब चलता है। मतलब भारत के लोगों को, भारत छोड़ो ना यार, अपना बिहार देख लो, बिहार के लोकल लोगों के पास पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति खेलने का बहुत मज़ा आता है। लोगों का इस्तेमाल करके खूब अच्छे से मज़ा लेते हैं सब लोग। भारत की राजनीति ऐसी हो चुकी है, बिहार की राजनीति भी ऐसी हो चुकी है। बिहार छोड़ दो, रियल लाइफ की राजनीति भी ऐसी हो रखी है। इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, आगे बढ़ते हैं। और जब तक आवाज़ ना उठाएं तब तक इस्तेमाल करते रहो। सुनिए ध्यान से, जो व्यक्ति किसी अदर्स के लिए, हाँ अब कोई ऐसा होता है जो व्यक्तिगत लाभ का त्याग कर सकता है। मतलब अगर किसी को ऐसा लगता है कि मान लीजिए यहाँ पे ये लिखा है बच्चों, आई फेल्ट, हाँ लिखा हुआ है क्या, आई फेल्ट दैट द पीपल इवन दोज हु नो देमसेल्फ वेल एंड फुल ऑफ फॉल्ट सर्च फॉर सच पर्सन्स। और कहते हैं क्या कि ऐसे लोग जो अपने आप को भ्रष्ट मानते हैं, अपने आप को खराब मानते हैं, वो भी ऐसे ही लोगों की तलाश में रहते हैं। मतलब अच्छा इंसान ही खोजेगा और बुरा इंसान हमेशा क्या खोजेगा, बुरा इंसान ही खोजेगा। ये भारत में देखने को मिला था। The devotion given nationally to Gandhi and finally even internationally is well known, but I found the same homage paid to the local persons who in their measure were also leaders because of their selflessness. Thus I remember a certain Indian village where I had been invited to visit in the home of family of some modern education, thou not much and some means thou nor wealth. कह रहा है क्या, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि गांधी जी ने साफ साफ ये कहा था कि मुझे जो श्रद्धा यहाँ मिलती है गाँव में, तो गाँव में और भारत में बहुत ज़्यादा श्रद्धा मिलती है। कहते हैं बच्चों कि भारत की आत्मा जो है गाँव में बसती है और गाँव की आत्मा जो किसानों में बसती है। और यहाँ एक किसान अगर खुश रहेंगे तो हमारा गाँव खुश रहेगा और गाँव खुश रहेगा तो हमारा भारत देश भी खुश रहेगा। एक डाटा बताता हूँ बच्चों, भारत में लगभग 6 लाख से भी ज़्यादा गाँव हैं। 6 लाख से भी ज़्यादा गाँव हैं भारत में। सुनिए ध्यान से, तो ये कहते हैं क्या कि पहले यहाँ पे मड वॉल्ड था, मतलब मिट्टी की दीवारें थी, जो छत था वो थैच था। थैच समझते हैं, थैच सिरकंडा इसे कहते हैं। गांव में समझते हो सिरकंडा, नहीं तो आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि एक बांस जैसा ही होता है, पतला पतला डंडी जैसा होता है, उससे छत ढला हुआ था। और अंदर बहुत सारे कमरे थे और पहले गाय के गोबर से फर्श लीपा जाता था जो काफ़ी अच्छा लगता था। और सबसे ज़्यादा तो इसे अचंभित तब लगा जब ये एक घर में जा रही है बच्चों, पर्लेस बग जो है एक घर में जा रही हैं और घर में जा कर के ये बोल रही हैं कि मैं एक घर में गई, वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें थी, मिट्टी की दीवारें थी, क्या बोलते हैं, पूरा नीचे गोबर से लीपा हुआ था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं तब शॉक्ड रह गई कि अचानक मैंने देखा कि एक आदमी को पिंजरे में बंद करके रखा है। अब कहानी शुरू हो गई बच्चों, कहानी में ट्विस्ट, पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। तो बोलते हैं, तो पूछती है पर्लेस बक ये कौन है, तो बोलते हैं कि यह मेरे बड़े भैया हैं और इन्हें लकवा लग गया है, इसलिए इन्हें घर के अंदर ही रखा जाता है, बाहर नहीं भेजते हैं इसे। हालांकि यह काफ़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है। और बच्चों ये जो जेल में बंद था ना, जो पिंजरे में बंद था, इसको सुनने के लिए बहुत सारे लोग बाहर से आया करते थे, सुनने के लिए, इसको स्पेशल सुनने के लिए आया करते थे। मतलब ये काफ़ी अच्छा बोलने वाला था। और जब तक मैं वहाँ पे रुकी तब तक मैं उस पिंजरे को देखती रही और सही में कुछ देर बाद कुछ लोग ऐसे, ढेर सारे लोग आए और अपनी परेशानी इनसे कहते थे। जो पिंजरे में बंद व्यक्ति था, जो इनके बड़े भैया थे, किनके बड़े भैया, जिसके यहाँ ये गई थी उसके बड़े भैया थे, ठीक है बच्चों, उससे ये सवाल पूछ रही थी, सॉरी उसको ये देखे जा रही थी। और यह काफ़ी संत व्यक्ति था जिसे यह बंद किया गया था। अब क्या हुआ, अब तुरंत ये खाना खाने के लिए बैठ गई पर्लेस बक और साथ में जो यजमान था जो इसके साथ आया था वो भी बैठ गया, मतलब जिसके घर में ये गई थी वो भी बैठ गया। अचानक एक आवाज़ आती है कि मुझे एक सांप आया। तो इसके जिसके घर में ये गई थी वो जाता है किसको मारने के लिए, सांप को मारने के लिए जाता है। तुरंत ये आता है। अब ये आती है भारतीय साधारण, अब ये क्या करती है, भारतीय भोजन की चर्चा करती है। काफ़ी सादा खाना था, दाल चावल और एकदम उबली हुई पालक और मसाला का सब्जी, ओहो
बड़ा अच्छा है। और पीतल के लोटा में इसको पानी दिया गया और घर में से एक बहुत अच्छा मतलब एक तौलिया निकाला गया, पहले हाथ धोया गया, फिर खाना खाने के लिए बैठ गए ये लोग। प्लेट जो था वो काफ़ी अच्छा था, मतलब वो क्या था, हरा केला का पत्ता का था, मतलब केले के पत्ते पर इसे परोसा जा रहा था। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो ये अपनी भावनाओं पर काबू कर रही थी और जो यजमान थे उसके पीठ की ओर मुंह करके खा रहे थे। जब प्रार्थना पूरी हो गई, सब लोग चले गए, तब अचानक देखते हैं क्या कि ये क्या बोलते हैं, ये भारत घूम के आ चुकी थी। अब भारत घूम कर ये काफ़ी प्रसन्न थी, जिससे ये मिली उससे भी काफ़ी प्रसन्न थी कि मैंने भारत के बारे में काफ़ी अच्छा बात सुनी थी, आज मैंने देख भी लिया। माई लाइफ हैज़ बिन टू क्राउडेड विद ट्रेवल्स एंड मेनी पीपल फॉर मी टू पुट इन ऑल विद द कवर्स ऑफ वन बुक। मैं इन सभी बातों को एक किताब में लिखने की कोशिश करूँगी। और बाद में ईयर्स आफ्टर आई फेल्ट इंडिया आई रोट, जब ये भारत से कुछ छोड़ करके आती हैं तब ये लिखती हैं आई रोट कम माई बिलव्ड अगेंस्ट इट्स बैकग्राउंड। और एक कौन सा लिखती हैं, कम माई बिलव्ड लिखती हैं। स्ट्रेंज विचित्र बात यह थी कि अमेरिकन्स को छोड़ करके इंडियंस इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे। इसके बाद इन माई बुक आई चूज 3 क्रिश्चियन मिशनरीज टू प्रूव इट। और इसके बाद मैंने 3 ईसाई मिशनरियों की चर्चा भी की थी जो ये साबित कर सके कि जो वो क्रिश्चियन वाले कहते हैं वो उपदेश जो देते हैं वो काफ़ी अच्छा है और भारतीय उपदेश खराब है। मतलब भारत को काफ़ी ऊपर रखा गया बच्चों इनकी कहानी में, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी कहानी जो मैंने शॉर्ट में आपको बताई है। पूरी कहानी शॉर्ट में मैंने आपको बताई है ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। अब हम इस चैप्टर का PYQs कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है आपका और अच्छे से आप 10 चैप्टर को एक बार और रिवाइज कर लो बच्चों, ताकि आपकी मजबूती अच्छे से झलके और आप जाकर के एग्जाम में बहुत अच्छा कर सको। तो मैं अभी तुरंत यहाँ PYQs लिखता हूँ और फिर उसको हम डील कर लेते हैं। डियर बच्चों, अब हम देखते हैं PYQs इसके। आइए, What was the great lesson that India had to teach the West? आखिर ऐसी कौन सी सीख है जो इंडिया had to teach the West, इंडिया जो है पश्चिमी देशों को सिखाना चाहिए इंडिया को। तो वो सीख है बच्चों कि भारत में क्या है यहाँ पे कि भारत के लोगों को ये सिखाना चाहिए वेस्ट को कि देखिए सारी चीज़ें युद्ध से नहीं जीती जा सकती है, कुछ जगहों पे शांत होना भी बहुत ही ज़रूरी है। युद्ध से ही सब कुछ जीत जाओगे ये ज़रूरी नहीं है, तो युद्ध नहीं करना चाहिए, ये सिखाना था। दूसरा, व्हाट वेर द बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश रूल, इंग्लिश रूल का बेनिफिट्स क्या हुआ? तो इंग्लिश रूल का बेनिफिट्स ये हुआ बच्चों कि आज हम सभी लोग इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, हमारा नॉलेज इंग्लिश के थ्रू जा रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी हो गई, कंप्यूटर, लैपटॉप, जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ आज इंग्लिश पे ही चल रही है। तो इंग्लिश हमें नॉलेज सिखाया और आगे भी बढ़ाया। हाँ, आई नो हिंदी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंग्लिश भी सिखाया। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डज पॉल लेसबर्ग मीन बाय सेइंग रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ? पॉल लेसबर्ग ऐसा क्या कह रही थी, क्या कही कि रिलीजन जो है भारत के जीवन में पर्याप्त है, मतलब हर जगह व्याप्त है, वह हर जगह प्रेजेंट है। आखिर ऐसा क्या कह रही थी? तो पॉल लेसबर्ग ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि रिलीजन जो है भारतीय लाइफ में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी था। और ज़रूरी इसलिए था क्योंकि हमारे यहाँ क्या था कि अगर कोई मिलता है तो हम लोग एक तरह से सर झुका करके प्रणाम करते हैं या फिर आदर सम्मान देते हैं। मंदिरों को देखते हैं तो वहाँ भी हम लोग झुककर प्रणाम करते हैं। अगर हमारे यहाँ के मुस्लिमों की बात की जाए, जब भी मस्जिद से गुजरते हैं तो भी उनके अंदर ऐसी फीलिंग्स आती है कि ये हमारा स्थल है, ये हमारा धार्मिक स्थल है, उनके मन में भी एक पॉजिटिव वाइब आती है। तो हमारे यहाँ रिलीजन के नाम पे मतलब हम सभी लोग सक्रिय हो जाते ही हैं, मतलब मंदिरों को देख करके या फिर हमारे यहाँ भगवान जी का अगर नाम कोई लेता है तो काफ़ी हम सक्रिय हो जाते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस बच्चों, और एक और छूट गया है, राइट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का समरी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो पिछले साल आपसे पूछा है, तो आप वीडियो को आप रिकैप कर लीजिए एक बार फिर से, आपको सारे कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर प्रोज का यहाँ ख़त्म होता है बच्चों। अब हम पोएट्री सेक्शन करेंगे, और पोएट्री सेक्शन जो है मैं देखता हूँ किस प्रकार से करता हूँ। आई वांट टू से दैट कि या तो मैं एक वीडियो में 2 कर दूँ या फिर अलग अलग करता हूँ, ठीक है, उसके बारे में सोचता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। हमने 50% सफ़र पूरा कर लिया है बच्चों, 10 प्रोज ख़त्म हो चुके हैं, अब बस 10 पोएम और है, जिससे आपकी लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगी 12th बोर्ड्स की। आप काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करें। सो मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। आप खूब अच्छे से पढ़ें और खूब मेहनत करें, मैं बस यही चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा लेक्चर इतना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।